नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीडीएम की लीडरशिप ने फैसला किया है कि 11 तारीख को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक टॉप लीडरशिप का इस्लामाबाद में एक इजलास होगा। इस इजलास के अंदर PMLN की तरफ से शहबाज शरीफ साहब उसके लीड करेंगे और लंदन से पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनरल नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक के जरिए इस मीटिंग में शामिल होंगे। दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट चूँकि नहीं है और नवाज शरीफ साहब का वीज़े को एक्सटेंड नहीं किया बरतानवी हुकूमत ने, उस हवाले से 2 दिन पहले अता तारड़ साहब ने, चूँकि हुकूमत की कहती है कि उनको आना चाहिए, 2 दिन पहले अता तारड़ साहब ने ये पोजीशन ली कि हम लीगल देख रहे हैं कि कैसे हमने हैंडल करना है नवाज शरीफ साहब के वीज़े के इशू को। वो टुकड़ा हम सुन लेते हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब सियासी पनाह की दरख्वास्त देंगे इंग्लैंड में अपने इस सियासी बुग़्ज़ से या इनके सियासी इंतकाम से बचने के लिए? देखिए, अभी जो तौसीह नहीं की गई उसके नतीजे में हमारे पास 2 लीगल फोरम्स मौजूद हैं और वो हम बिल्कुल मेरिट के ऊपर अपना केस वहाँ आर्ग्यू करेंगे। और जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल है, फिर अपर ट्राइब्यूनल है, तो अभी तो हम अपने फोरम्स एग्जॉस्ट करेंगे और कानूनी मुशावरत होती रहेगी। तो अभी ऐसी कोई बात फ़िलहाल मेरे नोटिस में नहीं है। इसे सुनकर तो यही लगता है कि PMLN का फैसला यही है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे और अपने तमाम तर कानूनी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे। आज पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने एक बार फिर ये जोर दिया कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आ जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनको मुल्क आना चाहिए। लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। इस मुल्क की बदनसीबी है कि इख्तदार में हो तो आप बड़के मारते हैं, इख्तदार से उतर जाएं तो आप मुल्क से भागना चाहते हैं। नाज़रीन, यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में नून के सीनियर रहनुमा जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जनाब अली मोहम्मद खान साहब जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वो भी मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और भी इशूज़ को लेकर चलेंगे, लेकिन पहले इसी पर ज़रा बात कर लें। अब क्या एक्सक्यूज़ रह जाएगा? अब अजीब सी सूरत हाल हो गई है, बिकॉज अब आपकी पार्टी की खुद पोजीशन है कि हम डिफरेंट कानूनी ज़रा इख्तियार करेंगे। अब हेल्थ की तो बात ही नहीं हो रही, अब बीमारी की तो बात ही नहीं हो रही, अब तो बात हो रही है ह्यूमन राइट्स की, असाइलम की, फैमिली कंसिडरेशंस की। हेल्थ का तो इशू ही ख़त्म हो गया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बदकिस्मती की जो बात अभी आपने वज़ीर दाखिला की सुनवाई, ये हकीकत है कि बदकिस्मती है इस मुल्क की कि 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को जब इंसाफ ना मिले, 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह हटाया जाए और 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर पर जिस तरह गद्दारी के और उसके पासपोर्ट को रिन्यू करने की बातें, ये अपनी मनपसंद चीज़ों के मुताबिक करें और फिर उसके बाद ये तवक्को रखें कि वो पाकिस्तान आएँ ताकि उनको जो इंसाफ पहले नहीं मिल सका, अब वो इंसाफ क्या मिलेगा? उन्होंने उनको जाने दिया ना, इसी हुकूमत ने। आप खुद ही कहते हैं कि इस हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ ने उनको खुद जाने दिया था। अगर तहरीक इंसाफ ने उनको जाने दिया था, जो कि मैं समझता हूँ कि शायद कोई और कुव्वतें भी थीं। अच्छा, अगर ऐसा इनके बस में होता तो शायद इस तरह ना होता। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज इससे पहले PMLN की लीडरशिप हमेशा ये इल्ज़ाम ये कहती रही है कि भाई देखिए, इन्होंने इनको जाने दिया, इन्हीं के डॉक्टर थे, फैसल सुल्तान भी थे, यास्मीन राशिद भी थी, इन्हीं की हुकूमत थी, इन्होंने फैसला किया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं, किसी और कुव्वत ने जाने दिया। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखें, जब कोटलखपत जेल में थे नवाज शरीफ, तो उस वक्त तो उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी। जब नैब की कस्टडी में लाया गया तो नैब की कस्टडी में रातों रात क्या हुआ कि उनकी सेहत इतनी बिगड़ गई। तो आप कह रहे हैं कि नैब ने कुछ किया, उनको बीमार करने में नैब का रोल? मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आपकी कस्टडी में कोई बंदा हो तो आपकी कस्टडी में वो बीमार होता है, तो आपकी ज़िम्मेवारी है कि उसका इलाज करवाया जाए और तबीयत इतनी बिगड़ने से पहले एड्रेस किया जाए। मगर आप मुझे ये बताएं कि नैब की कस्टडी में नई चीज़ है आपकी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने दानिस्ता जानबूझ के नवाज शरीफ साहब को कुछ लगाया खिलाया कि वो इतने शदीद बीमार हो गए कि फिर उनको बाहर भेजना पड़ गया। मैं तो डॉक्टर साहब ये कहूँगा कि खुदा करे ये मौका ना आए कि हम किसी इंटरनेशनल फोरम पर वो हक़ाइक़ बयान करें जो नवाज शरीफ के साथ होता आया है।
हम ख्वाहिश करते हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल फोरम पर क्या आने बीमारी के हवाले से किसी और चीज़ के हवाले बेशुमार वजूहात हैं। आप मुझे ये बताएं कि दूसरी दफ़ा जब नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाया गया था, बहुत पुरानी बात ना करें ना 2000 की भाई, बात। मेरी अर्ज़ तो सुन लेना। तो फिर 2000 में ऐसा हुआ था, तो 2008 में क्या हुआ था कि वो तमाम जो सज़ाएं थी वो ख़त्म हो गई और नवाज शरीफ तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्हीं अदालतों ने सज़ा दी और उन्हीं अदालतों ने, आप समझते हैं कि अदालतें बदल जाती हैं। फिर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आप फिर ये मुझे बताएं कि जज अरशद मलिक सज़ा देते हैं और अरशद मलिक को उस वीडियो की बिना पे उसको तो सज़ा मिल जाती है, मगर वो जो सज़ा सुनाने का इतराफ़ करते हैं उसको बरी नहीं किया जाता। इसमें अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ले लेते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प आपने बातें कह दी हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये तो ऐसा लग रहा है कि जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं, नई बात हो गई है PMLN की। अब तो वो ये इस तरह कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक ठाक थे कोट लखपत में, उन्हें नैब की कस्टडी में लाया गया। नैब की कस्टडी में आने के बाद उस दफ्तन शदीद बीमार हो गए और उस शदीद बीमारी की वजह से हुकूमत को उनको बाहर भेजना पड़ गया। और हुकूमत ही नहीं थी बल्कि और ताकतें क़ुव्वतें भी इसमें थीं। हुकूमत का तो वो अब नहीं मान रहे कि कोई पॉजिटिव रोल था उसमें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। डॉक्टर साहब, इस बात में शायद कोई दो राय नहीं कि मियाँ साहब इस मुल्क से हेल्थ ग्राउंड्स पे बाहर गए, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं होगी कि ये फैसिलिटी या ये रिलीफ बहुत ही एक ऐसा रिलीफ था जो शायद करोड़ों में किसी एक पाकिस्तानी को मिले, वो मियाँ साहब को मिला। हमसे भी मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने ये पूछा कि अगर उनको कुछ हो जाए तो उनकी गारंटी कौन देगा। जब ये बीमार हुए, बकौल इनके कि ये बीमार थे, तो बाकायदा उस पर सैकड़ों प्रोग्राम्स टीवी पे रोज़ होते थे और हमसे पूछा जाता था कि मियाँ साहब को अगर कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। इनके मेंबरान जो है वो बहुत ज़ोर व शोर से इस बात की वकालत करते थे कि मियाँ साहब को बाहर जाने दिया जाए ताकि वो इलाज करें। और इस सारे ज़ोर व शोर और शोर व गौगा में जब ये रिपोर्टें भी आईं मेडिकल की, उसके बाद डिस्कशन इस पर काबीना में हुई और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इनकी बीमारी के दिनों में भी ये कहा कि इनकी बीमारी पे कोई बात ना करे, बीमारी पे बात इस तरह नहीं करनी चाहिए। और काबीना में इसको डिबेट किया गया। अक्सरियत की राय ये आई, मैं उसका हिस्सा था इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, काबीना में उसमें बैठा हुआ था। अक्सरियत की राय ये आई कि मियाँ साहब को जाने दिया जाए इलाज के लिए, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन भी ये है और कोर्ट ने भी एक बात की थी कि हुकूमत इसका फ़ैसला करे, और साथ में मीडिया भी ये बात करती थी और खान साहब भी चाहते थे कि ये तो ठीक है, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब जो कह रहे हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो चीज़ कह रहे हैं वो भी आपने सुनी है ना? उस पर मैं आता हूं। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जब एक टाइम गुजर गया, 3 महीने 4 महीने, उसके बाद कहना हमने शुरू किया कि भाई रिपोर्टें किधर हैं उनकी, कोई चेकअप हो रहा है नहीं हो रहा। कभी कहते थे कोविड की वजह से अभी घर में है, अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता, कभी कहते थे अभी चेकअप होगा, अभी इलाज नहीं हो रहा, अस्पताल बंद है। इस तरह की कहानियां चलती रही। अब 2 साल होने को आए। मैं समझता हूँ बीच बाजार भांडा फोड़ा है इस सारी बीमारी वाली कहानी का मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मेरे ख्याल में ये बात की थी कि अगर आप मुझे ज़मानत दें इंसाफ की और उनकी ज़िंदगी की, तो कल उनको मैं वो आ जाएंगे कल की फ़्लाइट से। इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी कोई नहीं थी। अगर वो बीमार थे तो कैसे वो एक दिन में ला सकते हैं। दूसरा मेरा नुक्ता ये है कि आप जो स्टे अब मांग रहे हैं और स्टे जो अपील कर रहे हैं, अपील में एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि जिस वजह से वो मुल्क से बाहर गए हैं वो है बीमारी। जिस वजह से आप स्टे करना चाहते हैं वो है बीमारी। आप कह रहे हैं कि अभी वो ठीक नहीं हुए, आपने कोई मेडिकल रिपोर्ट अभी भी जमा नहीं की यूके अथॉरिटीज़ के पास। तो सबसे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि एक ऐसी जमात जो पूरी कौम से, हुकूमत तो छोड़ें, पूरी कौम से 2 साल तक कज़ब बयानी करती रही, गलत बयानी करती रही, उन पर क्या एतमाद किया जा सकता है? और आखिरी बात, मियाँ साहब को वापस आना चाहिए अपने मुल्क, यहाँ पे इनको फेस करना चाहिए। लीडर जो है वो मैदान से निकलता नहीं है, वो अपने कारकुनों और अपने MNAs को, अपने लोगों को बीच मुश्किल के छोड़ता नहीं है। अगर उन पे वाकई मुश्किल है उनकी जमात पे या मुल्क, अगर वो कहते हैं कि मुल्क तबाही के दाने पे, वो तो ये कहते हैं, उनका नैरेटिव तो ये है,
तो अगर बकौल आपके खुदा न खास्ता मुल्क तबाही के दहाने पे, तो आप अब जरा रोके मेरे साथ, आप तो लीडर है ना, आप आ जाएं मेरे साथ रुकिए खान साहब, मेरे साथ रुकिए। खान साहब आपका मौक़िफ़ आ गया है, बहुत अच्छा मौक़िफ़ आपका आ गया है। इंटरनेशनल फोरम पे डिस्कशन को आगे बढ़ाने दीजिए मुझे, इसको फोरम पे हमें जो है वो मौका ना आए जो उन्होंने कहा अभी ना, उन्होंने कहा ना, मियां साहब ने कहा, जावेद लतीफ़ साहब ने, कि अल्लाह वो वक्त ना लाए। ठीक है, मेरे साथ है, हम कुछ बातें क्या बातें करें, मेरे साथ रहिए खान साहब, मेरे साथ रहिए, मुझे इस डिस्कशन को अपने मुल्क के खिलाफ चार्जशीट पेश करेंगे, मुझे क्या करेंगे, आगे लेके चलने दें, मेरे साथ रहिए। जावेद साहब, ये अजीब और गरीब किस्म की सूरत हाल इसलिए बन गई है कि इस वक्त आपके पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, ठीक है, और आपकी पार्टी ये कह रही है कि हम तमाम कानूनी ज़राए और ऑप्शन जो हैं इस्तेमाल करें, लेकिन वहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि चूँकि वो बीमार हैं, चूँकि उनको कोई इलाज करना है, उनको कोई प्रोसेस करना है, और कोई बरतानिया के किसी प्रॉपर टीचिंग हॉस्पिटल की कोई रिपोर्ट ऐसी चीज़ बरतानवी अथॉरिटीज़ के सामने नहीं रख रहे हैं। यानी आपकी जो पोजीशन है, जो आपका आर्गूमेंट है, जो आपके दलाइल हैं, वो बिल्कुल यकसर तब्दील हो गए। अब एक नए दलाइल शुरू हो गए। तो वो जो पिछली सारी कहानी थी कि भाई बीमार है, प्रोसीजर करना है, एंजियोप्लास्टी करनी है, कोविड ठीक, वो तो सब ख़त्म कर दी आपने खुद। तो अब इसको कैसे, यानी तो इसकी आपकी सियासी सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई है। कोई सूरत हाल नहीं, क्या वहाँ आर्ग्यू करेंगे हेल्थ ग्राउंड पे बरतानवी हुकूमत के सामने? नहीं कर रहे, कत्तन हमें करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है। अगर तो है ही हेल्थ ग्राउंड पे ना वहाँ पे। मेरी अर्ज़ सुन लें, अगर इजाज़त दें तो 2-3 बातें अली मोहम्मद खान ने की हैं, पहले वो जवाब दें। अपने व्यूअर्स के लिए समझना चाहता हूँ। देखें, आप यहाँ से ये कह के नहीं गए कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम पे जुल्म हो रहा है। यहाँ से तो 15 दिन के लिए ये कह के गए हैं कि ज़िंदगी को ख़तरा है। अब वो जो एविडेंस है ख़तरे की ज़िंदगी की, वो बरतानवी अथॉरिटी गवर्नमेंट जहाँ हर चीज़ चेक हो सकती है, उनके सारे हॉस्पिटल डॉक्टर मौजूद हैं, वो एक्सक्यूज़ नहीं वहाँ पे दिया जा रहा। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक, मुझे ये बता दें कि क्या पाकिस्तान की तमाम लेबॉर्ट्रीज़, तो पाकिस्तान के तमाम टेस्ट जो हुकूमत वक्त ने करवाए और अपनी पसंद की लेबॉर्ट्रीज से करवाए, अपनी पसंद के जो है वो बनाए, डॉक्टर्स का पैनल बनाया, क्या सब की राय मेरी राय से मुख्तलिफ थी? क्या हुकूमत वक्त जो थी वो चेक नहीं कर रही थी? और अगर आप अदम एतमाद कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम अदारों पर, हुकूमत वक्त फिर कर रही है, इसका मतलब है पाकिस्तान के अदारों में जो ये बकौल इनके कि जनाब वो 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बना लिए गए, 2 नंबर वो टेस्ट रिपोर्ट्स बना ली गई, तो इसका मतलब है कि दुनिया को आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ मुमकिन है और ये 2 नंबर ही सारा होता है। मैं नहीं मानता ये। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अदारों में तो हेल्थ ग्राउंड पे गए। एक सेकंड, अब जो बात आप कर रहे हैं मैं वो करने लगा। वही क्या लग रहा है, ये अगर सही है, इसको अगर सही मान लें तो अब वो तमाम एविडेंस आप रखेंगे, आप सही मान ना लें, सही है, अब आ जाएं कि वो आपने भेजा उनको बाहर इलाज के लिए। ठीक, आप मुझे ये बताएं कि क्या इलाज वो करवाने के लिए मुख्तलिफ क्लिनिक में नहीं गए? क्या उनको चेक करने के लिए डॉक्टर्स नहीं आते रहे? और क्या कोई मरीज जो है इस पोजीशन में हो कि वो वॉक कर सके, वो मरीज इस पोजीशन में हो कि वॉक करके वो क्लिनिक जा सके, तो आप उस पर ये एतराज़ करेंगे कि आज ये कॉफ़ी पी रहा है, आज ये बर्गर खा रहा है, आज ये ये तो इनकी बातें हैं। एक सेकंड, इनके मैं तो कह रहा हूं कि अंग्रेज अथॉरिटीज के सामने, ब्रिटिश अथॉरिटीज के सामने तो आप कहेंगे ना कि हम हेल्थ के लिए यहाँ पे आए थे, चूंकि हेल्थ ग्राउंड्स पूरे नहीं हुए इसलिए हम अभी वापस नहीं जा सकते, लेकिन वहां ये ग्राउंड नहीं ले रहे आप। हालांकि वो तकाजा जो था उनकी वजारत दाखिला ने जो उनको एक्सटेंड नहीं किया, एक्सटेंशन नहीं दी, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि कानूनी उनकी रिक्वायरमेंट थी 180 दिन की, जो पूरी होने के बाद उनको वो मुल्क छोड़ना होता है, भले वो 5 मिनट के लिए छोड़ें, ये उनकी रिक्वायरमेंट थी। जो पासपोर्ट उनके पास अब नहीं है। अब नहीं है। अब आ जाए दूसरी बात कि जो हकायक हैं वो हम उनकी कोर्ट में बयान करेंगे। नंबर 1, मैं फिर वो बात दोहराता हूँ, हेल्थ के भी और बाकी भी। मैं ये कहता हूँ कि का आपके पास राइट कैसे आ रहा है जब यहाँ अदालत में आप ये कह के गए हैं कि हम बीमार हैं, तो आपने क्या अदालत को बेवकूफ़ बनाया? आप जब बेवकूफ़ कौम को बना रहे हैं ये कह के कि जनाब वो इश्तिहारी हैं, हम पकड़ के लाएंगे, हमने
वहाँ की हुकूमतें जो हैं उनसे रब्ता कर लिया। एक सेकंड, अब मुझे अपना भी जवाब दे लेने दे जो अली मोहम्मद खान है। टाइम खत्म हो जाएगा, मैं अली मोहम्मद खान को ये चीज आपकी पूछूंगा कि आप बेवकूफ बना। डॉक्टर साहब मुझे इन्होंने एक बात की, सवाल ले लें उनसे, मगर मैं एक सेकंड, इन्होंने इकट्ठा जवाब ले लें। इन्होंने कहा कि करोड़ों पाकिस्तानियों को ये सहूलत हासिल है जो नवाज शरीफ को है। इन्होंने फरमाया, मैं ये कहूँगा इनसे कि क्या करोड़ों पाकिस्तानियों में से कोई एक शख्स ऐसा है जिसको अकामा पे सजा दी हो, ये नवाज शरीफ को दी गई? मैं इनसे पूछता हूं कि 450 लोगों का नाम था पनामा में, और जिसका नाम भी नहीं था उस नवाज शरीफ को सजा दे दी गई, और बाकी क्या 450 की इन्वेस्टिगेशन हुई या किसी को सजा हुई? इसी तरह आप ये देखें कि ऑफशोर कंपनी में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, मैं आपका पॉइंट जिसको प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया उस इमरान खान का ऑफशोर कंपनी में नाम था, मगर किसने अली मोहम्मद खान साहब किया? बुनियादी तौर पे अली मोहम्मद खान कहानी यहाँ आके खड़ी हो गई है कि वो कह रहे हैं कि जहां आप यहाँ पे सियासी बुनियादों के ऊपर मफरूजे और झूठ बोलते रहे, इसी तरह वो अब यहां से चले गए हैं, वो वहां से वापस नहीं आना चाहते बिकॉज उनको लगता है कि उनको यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा था, इस निज़ाम से उनको कोई तवक्को नहीं है। देखें, एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि जब आप सफ़र पे शुरू हो जाएं और बीच रास्ते भूल जाएं कि अब किधर जाना है, तो आप उस जगह जाएं जहां से आप शुरू हुए थे। देखें, इसको ज़्यादा मिक्स ना करें। ये कौम जो है माशाल्लाह 22 करोड़ अवाम पढ़ी लिखी, और अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं कोई तो उनको भी समझ है, कोई ऐसा नहीं है कोई सारे इधर जाहिल नहीं बैठे। सिंपल सी बात है, सिंपल से फैक्ट्स हैं, उसको क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? जेल में थे, आप अदालत के फैसले से मुतमईन नहीं है, वो एक और कहानी है। आप अदालत में रिव्यू पिटिशन डालें, आप अदालतों के खिलाफ केस करें। अदालत के फैसले से मुतमईन होना या मुत्तफिक होना जरूरी नहीं होता। मैं खुद वकील हूं इसलिए बात कर रहा हूं, लेकिन आप कभी ये नहीं कहते, आप कहते हैं मैं अदालत के फैसले से एग्री नहीं करता इन दलाइल की बुनियाद पे, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि अदालत ने किसी और वजह से फैसला हमारे खिलाफ किया। दूसरी बात देखें, मियाँ साहब बीमार हुए बकौल इनके, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि वो बीमार नहीं थे, मेरा तो अब ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो बीमार थे भी, 2 साल से कौन सा इलाज किया है? वहां रहने का आपका जवाज ही बीमारी है। आपकी आधी से ज्यादा तो ये कह रही है कि उनको इंसाफ का मसला है। ब्रेक लेने दीजिए, ठीक है? अब मुझे एक बात बताएं, मैं एक ब्रेक ले लूं। अली मोहम्मद खान साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं इस डिस्कशन को बढ़ाता हूं। और भी इश्यूज हैं बहुत से, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी नहीं होने देगी PMLN, इस किस्म के बहुत से इश्यूज हैं, उन पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले हमारी बहस यहाँ पे ख़त्म हुई कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का अब ये कहना है कि चूँकि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता, उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, इसीलिए अब वो वापस नहीं आएंगे और अपने क़याम को आगे बढ़ाएंगे तमाम तक कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करके। और अली मोहम्मद खान साहब का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने इरादे में तब्दीली पैदा कर ली है। ये कंट्रोवर्सी तो चली रही है, लेकिन गुज़िश्ता 24 या 48 घंटे में एक नई कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई है हुकूमत और PMLN के दरमियान। वो उस वक्त पैदा हुई जब अता तारड़ साहब ने एक दिन पहले ये कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब को अब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो नून किसी भी सूरत इस चीज़ को नहीं होने देगी। ज़रा सुने कि अता तारड़ साहब का एग्जैक्टली कहना क्या था। एक बात इमरान नियाजी साहब और चेयरमैन नायब साहब, आप कान खोल के सुन लें, इस दफा शहबाज शरीफ को हम जेल नहीं जाने देंगे। आपके जो बस में आता है आप कर लें, ना कोई सबूत होता है, ना कोई शवाहिद होते हैं। आपकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग बैठ के सियासी बुनियादों पर यह फैसले करती है। इमरान नियाजी साहब, जो आपका ख्वाब है कि शहबाज शरीफ साहब को तीसरी बार जेल भेजने का, हम अब आपको किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे कि ये आप अपने इन इदारों को, FIA को, NAB को इस्तेमाल करके तो अपना सियासी बदला उतारें। अगर ये मौक़िफ़ है नून का, अता तारड़ साहब का, तो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, जो कि दर हकीकत पाकिस्तान के पुलिसिंग सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, शेख रशीद साहब, उन्होंने इसका ये जवाब दिया। एक साहब ने बयान दिया अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया तो क़यामत आ जाएगी। इस मुल्क में भुट्टो फांसी लग गया तो कोई चिड़िया नहीं फड़की थी। उससे बड़े लीडर तो नहीं है आपके यहाँ, आप क़यामत बर्पा कर देंगे। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जावेद साहब, ये किस किस्म की पोजीशन है? वहाँ आपकी पोजीशन है वो वापस नहीं आएंगे, यहाँ आप ये कह रहे हैं इनको गिरफ्तार नहीं होने देंगे अगर करना है किसी ने। अगर इजाज़त दे तो मैं एक जुमला कह दूँ सर। जहाँ तक इंसाफ का तल्लक है, तो मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। ये अली मोहम्मद खान साहब के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके कायद हैं, ये वो फरमा रहे हैं, मेरे पास क्लिप मौजूद हैं, वो मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। वो कहते हैं
कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा, नवाज शरीफ को गलत सज़ा दी गई, नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। मगर उस वक्त ये अपोजिशन इमरान खान कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं। कब की बात और है ये कोई 8-10 साल पहले किया होगा ये बात, या इमरान खान ने ये कहा एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बारे में बारे कह रहे हैं ये 2008-9 में साथ में कहीं जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत अच्छा, थी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है, ये क्यों नहीं आया आज तक सामने? नहीं, सोशल मीडिया में तो बहुत है। अच्छा, हाँ, मगर शायद आपके ये पास किस साल में, कौन सा साल है ये? मेरा ख्याल है कि 2004 या अच्छा 2004-5 की बात है, 5 की बात होगी। और उस और इमरान खान ने ये कहा कि नवाज शरीफ को नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, ये कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा, इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। मगर ऐसा होता आया है कि ये इल्ज़ामात लगा के कौमी लीडरशिप को बदनाम किया जाता है। ये सारी इमरान खान साहब ने बातें की नवाज शरीफ के। एक सेकंड और इकट्ठा जवाब दे दें। अब इसी तरह अभी भी एक किताब आई है, जो आप मुझे बताएं कि अदालतों या अदारों के मतलब वो लिखते हैं, कोई है जो उस पर कोई कमेटी बनाए, कोई है जो इमरान खान साहब ने अभी प्राइम मिनिस्टर होते हुए असेंबली फोरम पर ये खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तानियों को बेचा गया, पाकिस्तान के लोगों को इन लोगों ने बेचा और इन लोगों ने गलत फैसले किए अफगानिस्तान के हवाले से। कोई है जो इस पे कमेटी बनाए और इससे पूछे, या इमरान खान साहब कमेटी बनाए और इन्वेस्टिगेट करवाएं जो खुद इल्जाम लगा रहे हैं कि अदारों ने बेचे पाकिस्तानियों को। वो सवाल के शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे वहीं रह गया। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, ये एक नई चीज़ बड़ी दिलचस्प मेरे नॉलेज में नहीं है कि कभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2004-5 में जब वो एक ऑपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट भी दी थी कि उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ पे जो केसेस बनाए गए हैं यानी वो जाली हैं और उनको पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा। आपके नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ है? क्या जवाब है आपको? देखिए मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का मेरे ख्याल मेरे बड़े भाई इनका एक मसला है। आप जो अखबार के आर्टिकल्स हैं ना वो नहीं, आप पूरी बुक पढ़ा करें, आपको पूरा फिर नॉलेज होगी। देखें ये स्केची नॉलेज है। आज से 20 साल पहले का कोई मैं बयान उठा लूँ, आज उठा लूँ, देखें कौन है जो पाकिस्तान में ये कहेगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ था 99 में? मैं तो नहीं कहता। मुशर्रफ साहब को तो कोई हक नहीं था। देने लगा हूं अली मोहम्मद खान पूरी बात कह रहे हैं, मैं क्लिप भेजने वाला हूं आपको। सर नहीं, मैं आपको कहूंगा कि दिखाएं दुनिया को। प्रोड्यूसर को भेजें मेरे। हाँ जी मैं बात कर लूं? सुन रहे हैं सर? मियाँ साहब ने आजकल ये काम शुरू किया हुआ है जी प्लीज गो अहेड। बात करके दूसरी की बात में शोर डाल देते हैं। अच्छा, 20 साल पहले जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, आइन मुअत्तल किया, सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान को पीसीओ पे ओथ लेने पे मजबूर किया, उसमें से कुछ जज साहिबान ने जो है वो उसको ओथ ही नहीं लिया। उस ज़माने में जब सुप्रीम कोर्ट अभी आज़ाद नहीं हुई थी, जुडिशल मूवमेंट नहीं चली थी, मियाँ साहब एग्जाइल में थे, उस ज़माने में खान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की थी कि आइन मुअत्तल था, एक डिक्टेटर बैठा हुआ था, वर्दी में सदर बैठा हुआ था। उस ज़माने में हर कोई, आज तो ना डिक्टेटरशिप है, आज ना आइन मुअत्तल है, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, आपको रिलीफें भी मिल रही हैं। आप 20 साल पहले की बात और आज की मिला रहे हैं। नंबर 1, कोई भी दोनों में कोई एक कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज मियाँ साहब अगर इधर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की डिक्टेशन थोड़ी लेती है। नंबर 1। नंबर 2 देखें सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि वो जनरल मुशर्रफ की अदालत थी, वो जनरल मुशर्रफ की तारड़ साहब ने बात की है। देखें वो तो एक डिक्टेटरशिप का ज़माना था ना। डोगर साहब उस ज़माने में वो होते थे जज, फिर उसके बाद एक जुडिशल मूवमेंट चली, फिर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद हुई, उसके बाद 2-3 हुकूमतें बदली हैं। मियाँ साहब की जो है ख़ुद की हुकूमत 5 साल की गुजर गई है। उन्होंने इदारे ठीक किए होंगे, उन्होंने एहतसाब के भी निज़ाम को ठीक किया होगा, उन्होंने अदलिया को भी ठीक करने की अपना भरपूर कोशिश की होगी। उन्होंने तो मुल्क ठीक करके गए ना बकौल इनके, तो अब किस चीज़ का डर है? लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ। देखें ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, के मुस्लिम लीग, देखें आज अगर कोई गलती करते हैं ना डॉक्टर साहब आप, और 20 साल बाद वही करते हैं, इसका मतलब यू आर नॉट रेडी टू लर्न। ये जो अता तारड़ की बात है, हमारा छोटा भाई है, वकील है, एक वकील को तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। क्या आपको उनकी इस बात में कि शहबाज साहब को गिरफ्तार नहीं करने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे,
आज की नून लीग में 1997 की नून लीग में कोई फर्क महसूस होता है? जब सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की थी, हमारे भी खिलाफ फैसले आए, जुडिशल मूवमेंट, हमारा धरने का सारा फैसला हमारे खिलाफ नहीं आया, हमने तो किसी जज को थ्रेट नहीं किया। इन्हीं के लोग खड़े होकर कहते थे कि इनके बच्चों पे जिंदगी तंग कर देंगे। मैं समझता हूं इनको अपने रवैये बदलने चाहिए, इनको जो है मुनासिब रवैये और कानून के मुताबिक बात करनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि इनको ये कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को अगर गलत गिरफ्तार किया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, लेकिन ये कहना हम नहीं गिरफ्तार कर, भाई आप स्टेट से बड़े हैं। ठीक है, अब अगर उनको गलत गिरफ्तार किया जाता है, सबसे पहले हम जवाब उन्होंने दिया कि उस वक्त ज़ाहिर जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, डिक्टेटर बैठा हुआ था, फौजी हुक्मरान था, यूनिफॉर्म पहना हुआ था उसने, तो वो समझते थे कि अदालतें आज़ाद नहीं है। अब एक ड्यू प्रोसेस है लॉ का, अब वो सूरत हाल नहीं होता। मैम नवाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर रह के गए हैं, सारे जुडिशल प्रोसेस को उन्होंने ओवरसी किया है, उसका हिस्सा रहे, तो अब इस बात की कोई अहमियत नहीं रही है जो इमरान खान की उस वक्त की स्टेटमेंट। मैं गुजारिश कर दूं, और खास करके ये जो शहबाज शरीफ साहब वाली अब स्टेटमेंट है, ये एक ही चीज पे यकीन रखते हैं, मैं ना मानूं। बड़े अदब से मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने लगा हूँ। एक अली मोहम्मद खान मेरे छोटे भाई हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। किस इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई हैं आप लोग सारे, लेकिन एग्रीमेंट कोई नहीं किसी चीज़। मगर बदकिस्मती से, क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल है, वो सारी बातें तो नहीं करेंगे उस तरह, मगर एक हकीकत मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जो आपने सवाल किया कि बीच में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रह के गए हैं तो क्या अदारों को वो दुरुस्त कर लेते? भाई साहब, हम इतने बाइख्तियार नहीं होते, हमें उस तरह काम नहीं करने दिया जाता। मगर जो आज बात की जा रही है कि आज तो एक मुंतखब हुकूमत है, उस वक्त तो एक डिक्टेटर था, एक आइन तोड़ने वाला था। मैं कहता हूं कि उसने भी एहतसाब के अदारों को इतने भोंडे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जितने बदतरीन जनरल मुशर्रफ ने भी नहीं किया जितना कि इमरान खान कर रहे हैं। अच्छा, और ये जहां आप देखें कि मसूफ को सिर्फ एक ख्वाहिश है कि एहतसाब का अदारा मेरे पास होना चाहिए, वो FIA हो, वो नैब हो, वो एंटी करप्शन हो, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जो कुछ मर्जी होता जाए। इस चीज का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होने दें। अगर मुझे इजाजत दे सर, बड़ी देर हो गई। मैं ये अर्ज करता हूं कि ये तो बात है, जवाब ही नहीं है कोई। कह रहे हैं कि उस वक्त हालात इतने बुरे नहीं थे जितने बुरे आज आपने बनाए हुए हैं। अब आज जो बात कर रहे हैं आप शहबाज शरीफ के हवाले से, गिरफ्तार नहीं होने देंगे, मैं दोनों बातों को मुनासिब नहीं समझता। मैं समझता हूं कि वजीर दाखिला को किसी तौर पर भी, बतौर वजीर दाखिला जैसी भी हुकूमत है, क्या उसको ये कहना चाहिए कि भुट्टो को फांसी हो गई और चिड़ी ने पर न मारा? आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप गलत तरीके से किसी को फांसी चढ़ा दो, और जब आप मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं, मेहरबानी आपकी, कि इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से उनको इस तरह से तारीख के एक बड़े पेनफुल किस्म के चैप्टर पे ये कमेंट हरगिज नहीं करना चाहिए था, ये उनका बनता नहीं था उनकी पोजीशन। अब आ जाए, लेकिन ये जो अता तारड़ साहब ने मैं वो भी बात कर, अता को भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बात ये है कि हम किसी तौर पर भी, क्या जैसे कैसे भी अदारे हों, जैसे कैसे भी अदारों के अंदर लोग काम कर रहे हों, बिल्कुल हम अपोज करने के लिए, मगर ये आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप जब चाहें FIA को इस्तेमाल कर लें, आप जब चाहें एंटी करप्शन को कर लें। अदालतें जो हैं बरहम हों, अगर नैब पे तो आप FIA को ले आते हो, FIA को छोड़ते हो तो आप एंटी करप्शन पे आ जाते हो। ये तरीकाकार गलत है, और पाकिस्तान की तबाही, जो बर्बादी है इन्होंने मईशत की है, जो इन्वेस्टर की, जो ताजरों की, जो सनतकारों की, यहाँ से पाकिस्तान से उनका एतमाद अदारों से उठा है, वो इनकी करतूतों की वजह से उठा है, इनकी हरकतों की वजह से। बहुत इंटरेस्टिंग आपका कमेंट है, एक ब्रेक में ले लूं, लेकिन बहुत ही दिलचस्प एक कंसेंसस पैदा हो गया कि अली मोहम्मद खान साहब जो कहते हैं कि अता तारड़ को नहीं कहना चाहिए था, इस तरह से उनको ये कहना चाहिए कि अगर शहबाज शरीफ साहब को गलत गिरफ्तार किया गया तो हम अदालती का चाराजोई करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। उससे एग्री करते हैं जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब के, उनको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और शेख रशीद साहब को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रेयर कंसेंसस मोमेंट बिटवीन ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट इन दिस प्रोग्राम। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, और जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ क्या हो रहा है उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की भी मैं बात करना चाहता हूँ, जहाँ पे PMLN ने इमरान खान साहब के उस एहतमाद को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, जहाँ इमरान खान साहब ने बड़े एहतमाद का मुजाहरा किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। लेकिन इससे पहले एक और भी डेवलपमेंट है। इतवार के दिन, एक दिन पहले, जहांगीर खान तरीन साहब, जो कि सीनियर लीडर अभी तक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लोधरा में थे। वहाँ उन्होंने बहुत बड़े वर्कर्स की एक इज्तिमा से खिताब भी किया और उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो शगाफ हैं, जो रिफ्ट्स हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि वो इस पार्टी के बहुत ही एक सिंसियर, एक लॉयल वर्कर थे, जिन्होंने इस पार्टी को बनाने, आगे चलाने और मजबूत करने में बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया। उनके जहांगीर खान तरीन के एक कोलीग और जहांगीर खान तरीन ग्रुप के एक अहम लीडर जनाब इसहाक खाकवानी साहब इस वक्त मेरे साथ लाइन पे हैं। इसहाक खाकवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब। इसहाक खाकवानी साहब, तमाम अखबारात ने इस खबर को शाया किया है और इसे पढ़ के जो कमेंट्स हैं, ऐसा लगता है कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप अब एक इलेक्टोरल अलायंस की, एक इलेक्टोरल ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर रहा है 2022 या 2023 के मुमकिना इंतखाबात के हवाले से। आप हमें इस हवाले से क्या बता सकते हैं? पीरा साहब, अभी तक तो इस किस्म की कोई बात नहीं है। अच्छा। मगर जिस तरीके से उनके साथ, उनके दोस्तों के साथ जिस तरीके का रवैया हुकूमती हजरात ने किया हुआ है और जिस तरीके से उनके साथ नाइंसाफ़ी पहले जहांगीर खान साहब से की, फिर उनके दोस्तों के साथ कुछ इस तरह के काम किए, तो मेरे ख्याल में ये उसको ज़बरदस्ती किसी ग्रुप में शामिल कर रहे हो तो पता नहीं। और जहांगीर खान तो पीरजादा साहब, आप उनको बेहतर जानते हैं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में उनको उन्होंने नाअहल किया हुआ है। तो वो किस तरीके से कोई अमली सियासत में ऐसा कोई काम कर सकते हैं? हाँ, आखिर वो एक पाकिस्तानी शहरी हैं और एक बड़े अच्छे, वो खुद तो खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उनके जो लॉयलिस्ट है, ये जो ग्रुप है, ये तो इलेक्ट होके किसी पार्टी की तरफ जा सकता है, स्विंग कर सकता है। इसकी तो नहीं भाई साहब, वो तो हालात जब पैदा होंगे, अभी तक तो देखे ना, ये सारे इनमें से 80% जो लोग हैं, 80% मेरे ख्याल में जितने दोस्त इकट्ठे हुए, वो तो खुद आकर उन्होंने जहांगीर खान के साथ एक इजहार अखलाक और मोहब्बत किया कि आपके साथ ज्यादती हुई है। जब इस किस्म के लोग खुद आएंगे तो नेचुरली वो एक ग्रुप तो नजर आएगा। और कमाल ये है कि आज तक हुकूमतों के होते हुए कोई ग्रुप नहीं बना और पार्लियामेंट के अंदर से लोग नहीं इतना हिम्मत करते। वो यहाँ आकर लोग खुद शामिल हुए, 10-12 MNAs, 30 MPAs और अभी तो दूसरे सूबों के MNAs हजरात भी इन टच थे। ये इनको पार्टी हमारी को खुद देखना चाहिए कि इनके अंदरूनी क्या ऐसे मसाइल पैदा कर दिए हैं। एक सवाल फिर मैं आगे चलूंगा कि जिस तरह से नज़ीर चौहान ने आपको छोड़ दिया, अब वो जहांगीर खान तरीन के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रेशर आएगा तो बाकी लोग भी छोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल में नज़ीर चौहान बहुत अच्छा आदमी है और मैं उसको किसी तरीके से ये नहीं कहता कि वो उसके साथ, उसके ऊपर दबाव जरूर आया है हुकूमत का। और हुकूमतें ये हथकंडे आज से नहीं, अजल से ये चीज हो रही है। किसी ने पुलिस को इस्तेमाल कर लिया, किसी ने FIA को इस्तेमाल कर दिया, किसी के बेचारों के अपने हालात कमजोर होते हैं, वो बेचारे बैठ जाते हैं। मगर उसके वो तो दिन याद रखने चाहिए ना जहांगीर खान को कि जिस दिन वो खड़ा होके आपके साथ खड़ा होके 4 दिन, 10 दिन, 50 दिन आपके साथ खड़ा रहा, वो उसकी कोई हमारे साथ ताल्लुक तो नहीं था ना जनाब, वो तो एक दिली ख्वाहिश थी, वो आया तभी वो खड़ा रहा। बहुत शुक्रिया इसहाक खाकानी साहब, जहांगीर खान तरीन ग्रुप के और उनके एक सपोर्टर हैं, उनके कुलीग हैं, जो हमें समझा रहे थे कि इस वक्त जहांगीर खान तरीन ग्रुप की पॉलिटिक्स कहाँ पे खड़ी है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। एक दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, जो है उनका ट्वीट में आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे अपने एहतमाद का इजहार किया और उन्होंने इस अपने एहतमाद का इजहार करते हुए ये कहा कि हमारी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानब से पाकिस्तान में तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मुआयना करते हुए बिलाखिर ये दिखाई देने लगा है कि पाकिस्तान में हमें ऐसे इंतखाबात मुयस्सर आएंगे जिनमें हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार नताइज को तस्लीम करेंगे। शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारकबाद। इसके जवाब में PMLN की स्पोक्स पर्सन मरियम औरंगजेब साहब ने कहा कि साहिबा ने कहा है कि एक बंद कमरे में वज़ीर आज़म ने खड़े होकर जिस मशीन को देखा और जो दावा किया है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। यहीं से बात को क्विकली आगे बढ़ाते हैं।
क्या वजह है कि आपकी जमात बगैर टेस्टिंग किए हुए, जबकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के कंसेंसस से ये मशीन आगे चलेगी, आप लोग देख ही नहीं रहे मशीन को, जाके आप उसको देखें, मीडिया को ले जाएं, इलेक्टोरल ऑब्जर्वर्स को ले जाएं, फिर मशीन को देखें, आपने उसको रद्द कर दिया है एक साइंटिफिक चीज़ को। डॉक्टर साहब इतनी मेहनत से बनाई है उन्होंने। जो कुछ पहले देख रहे हैं उसके बाद भी हमें कोई रह गया है, रौला रह गया है कि ये मशीन भी देख लें। आप मुझे ये बताएं, अभी आप खाकवानी साहब को सुन रहे थे, इन्हीं के जमात के वो मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं इनकी जमात के। आप मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त जो है उन्होंने प्रेशराइज किया, ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए और नज़ीर चौहान साहब को सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि मैं तो अगर कहूँगा तो आप कहेंगे अपोजिशन शोर करती है, अली मोहम्मद खान मेरी बात नहीं मानेंगे, मगर खाकवानी नहीं, सही है, नहीं, उनका पॉइंट सही, लेकिन यहाँ तो एक टेक्निकल मशीन है ना, उसको जाके देखना तो है, नीयत की बात होती है। नहीं, लेकिन मशीन को तो आप देखेंगे ना कि ये काम करती है कि नहीं देखने की इसलिए जरूर देखिए, बगैर ही रद्द कर दें। वजह क्या है? वजह आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जितनी पावर्स हैं, जितना बाइख्तियार वो हैं, इतना शायद इंडिया का चीफ इलेक्शन कमीशन भी बाइख्तियार ना हो, मगर वहाँ ताकतवर चीज़ें जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाकर अपनी मर्जी के फैसले नहीं लेती, जिस तरह इमरान खान साहब ने डस्का के इलेक्शन पर चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में गुफ्तगू की और इनके वुज़रा ने जिस अदम एतमाद का इजहार किया। तो आप कह रहे हैं कि आपको निज़ाम पे ट्रस्ट नहीं है? यार मेरी अर्ज सुन लेना, जिस तरह RTS बैठ गया 2018 में, तो क्या हम उसी तरह फिर होने दें कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना लें और उसके बाद हमारे पास आप वो सबूत ढूंढते फिरें कि डॉक्टर साहब हमसे पूछें कि जनाब वो कितने जे तेरे को सबूत है, तेरे कितने तांदली हुई, ताकि हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब बुनियादी तौर पे वो आपकी हुकूमत और इस पूरे निज़ाम पे ट्रस्ट ही नहीं करते और फिर जाहिर है कि मशीन को देखना भी नहीं चाह रहे। डॉक्टर साहब देखें, पहले तो इखलाकी तौर पे मुनासिब था कि आप मुझसे रिस्पांस लेते, इसाक खाकवानी साहब को आप लेके आए, मैं जवाब उस पर ज़रूरी है। देखें, मैं समझता हूँ कि हर आदमी को उसकी जमात इज़्ज़त देती है। जावेद लतीफ़ साहब अपनी इज़्ज़त होगी, लेकिन नून ने नून के टिकट पे पास हुए, मुझे कोई नहीं जानता था, मैं तहरीक इंसाफ की वजह से आगे आया हूँ। इसी तरह जहांगीर साहब सियासत में बड़े अरसे से थे, तहरीक इंसाफ ने उनको बड़ा लीडर बनाया, खाकवानी साहब को भी पहचान दी, एक तरह से इज़्ज़त दी। जीतना ना जीतना अल्लाह के हाथ में होता है। मैं समझता हूँ कि जो भी इनके गिले शिकवे हैं, लेकिन जमात एक घर की तरह होती है और होना ही चाहिए कि आप घर की बातें, जमात की बातें अंदर करें, उसको मीडिया पे आके या उस तरह कन्वेंशन में ये कहना क्या ज़्यादती हुई है। अगर किसी का नाम किसी का इंक्वायरी में आ गया है, तो जिस तरह मोहतरम खाकवानी साहब ने बात की, बसद एहतराम अर्ज़ कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि कभी इस तरह के फैक्शन नहीं बनते, तो कभी माजी में कोई ऐसी भी हुकूमत आई है जो अपने लोगों के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन होती है। खान साहब का तो मैंडेट ही है, एहतसाब है, तो क्या अगर जावेद लतीफ़ साहब की जमात में से शहबाज साहब या इन पे कोई सवाल हो, उनसे पूछें, अपने से ना पूछें। खान साहब ने तो यकीन दहानी कराई, उनके ग्रुप से मिले भी और उनके लोगों ने भी ये बात की कि हमारे लीडर खान साहब हैं, सिर्फ हमें एक शिकायत थी और उसके लिए फिर अली ज़फ़र साहब को मुंतखब किया गया। तो मेरी ये राय है कि पार्टी की बातें, इनकी भी ये है कि नून वाले भी अपनी बातें अब 90 सेकंड रह गए, आप अपना वो तो कमेंट कर लें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इनको ट्रस्ट नहीं है, तो आप कैसे पीएमएलएन को और ऑपोजिशन को लेकर चलेंगे, क्योंकि वक्त कम है। देखिए मेरे भाई, देखें सुने, ज़बरदस्ती कोई नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन पे ना कोई ज़बरदस्ती कर सकता है। इलेक्शन कमीशन इसको अप्रूव करेगी तो आगे जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब एक ज़बरदस्त सजेशन लेके आए हैं कि सब रोना धोना तो बहुत करते हैं, लेकिन जब वो एक चीज़ लेके आ गए हैं कि आप इस पे बात करें, अब आपको मशीन से नफरत है, आपको टेक्नोलॉजी से नफरत है। मोहित पीरज़ादा साहब, ये आपके मेरे पास जो स्मार्टफोन है, इसमें दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तो आपका मेरा काम है कि इसको हम गलत यूज़ करें या सही यूज़ करें। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स दुनिया में हैं और अच्छी तरह चल रही हैं, आप उसको स्टडी करें, जिन जिन नुकात पे आप समझते हैं कि इसमें कमजोरियां हैं वो तो सामने लेके आए, या फिर आप 2023 के बाद जो है रोना धोना ना करें। अभी भी 2018 के बाद आप रोते धोते रहे, कोई पॉजिटिव बात इन्होंने ना करनी है ना सुननी है। एक चीज आ गई है, आप कहीं कभी हम इसको देखेंगे, हम इसका जायजा लेंगे, इसमें जो कमजोरियां हैं वो आपके सामने लेके आएंगे, आप बात तो करें। या देखें, हम सियासतदान हैं, मुल्क मसाइल को लड़के नहीं गुफ्तगू से हल होंगे। वहाँ एक मशीन है, वो कौमी असम्बली में नुमाइश के लिए रखी भी गई थी, दोबारा वो सामने रखेंगे, उस पर बैठ जाएं, डिस्कस करने, जो कमजोरियां वो निकाल लेते हैं।
दोबारा रखने की जरूरत है। अली मोहम्मद खान साहब, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। अली मोहम्मद खान साहब का, जावेद लतीफ़ साहब का, इसी तरह इसाक खाकवानी साहब का इस बहस में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हुकूमत का अब चैलेंज ये होगा कि कैसे उसे ऑपोजिशन, मीडिया और इलेक्शन जो मॉनिटर्स हैं और इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं उनके सामने उसको रखा जाए ताकि उसकी टेस्टिंग हो सके, उसके बारे में एहतमाद पैदा हो सके, कंसेंसस पैदा हो सके, जैसे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुद कहते हैं, तभी बात आगे चल पाएगी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।